जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होंगी। ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि हम यहाँ पे साइंस को लेके ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं और ब्रह्मांड को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो ब्रह्मांड के ऐसे जितने भी जो चैप्टर है, वो चाहे सूर्य हो या फिर पृथ्वी हो या फिर हम ये कहें कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं यहाँ पे। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का तैयारी कर रहे हैं और उनका टारगेट है संविदा शिक्षक वर्ग 2 को लेके, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला साथियों, क्योंकि यहाँ पे हम क्लासेस अटेंड करने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट भी देने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स भी देने वाला हूँ। तो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिनका टारगेट है लेकिन उनके पास में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनके पास में उतने नोट्स नहीं, उनके पास में उतनी अच्छी क्लासेस को अटेंड करने के लिए उनके पास में उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। सो यहाँ पे आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहे। साथ ही साथ यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बेसिक से हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों क्लास की ओर। और हम सबसे पहले ब्रह्मांड को समझने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे साथियों कि ब्रह्मांड को हम पढ़ते क्यों हैं और पढ़ते यानी कि सबसे पहले इसे बताने का प्रयास किसने किया है, क्योंकि किसी ने न किसी ने तो बताया ही होगा, है ना। किसी ने न किसी ने बताया ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को जब तक उसका रिसर्च करना स्टार्ट नहीं होता साथियों, और रिसर्च करने के बाद में भी बहुत सारे लोग उसमें फेल होते हैं, उसके बाद में उस चीज़ों पे अच्छा से रिसर्च कर पाते हैं और उसे एक्सप्लेन करके बता पाते हैं। सो इसमें भी बहुत से जो ऐसे प्रयास किए गए, प्रयास करने के बाद में यहाँ पे ब्रह्मांड को अच्छे से समझाने का प्रयास किया और हम अच्छा से इसे समझते हैं, ठीक है। सो ये है, आपको याद रखना है। और एक बात और आप लोगों को याद दिला दूँ साथियों कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम डेट है काफ़ी करीब आ चुका है। अगर आप एग्ज़ाम डेट की बात करें साथियों, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट लगभग इसका जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है उसे मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, जो कि जब फॉर्म अप्लाई करते समय आपने देखा होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट क्या दिया गया था साथियों, 25 है ना, 25 अप्रैल दिया गया था, 25 अप्रैल दिया गया था। लेकिन अभी कुछ कारणवश हो सकता है कि जो है एमपीपीईबी के साइट पे अभी एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ही जल्द जो इसका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। सो बस आपको अपने तरफ से पूरी फुल तैयारी के साथ में रहना है और जैसे ही एग्ज़ाम आता है वैसे ही आपको अपनी जो प्रैक्टिस है वो और बढ़ा देना है, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों, ब्रह्मांड को हम समझते हैं यहाँ पे, है ना। सो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें साथियों, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मांड बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं और पढ़ते भी कहाँ से है, ठीक है। सो ब्रह्मांड की अगर बात करें साथियों, सो ब्रह्मांड सामान्यतः अगर हम देखें ब्रह्मांड को, सो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की अगर हम बात करें साथियों, सो ब्रह्मांड जो है भूगोल के अंतर्गत आता है। हम भूगोल के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत? भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, सॉरी, भूगोल के अंतर्गत किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? सो भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और भूगोल को वैज्ञानिकों ने जो है उसे दो पार्टों में विभाजित किया है। कौन से दो पार्टों में? तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। एक आता है भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, है ना। क्या क्या है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है ना। यह है साथियों आपका भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल। और ये हो जाता है आपका मानव भूगोल, ठीक है।
मानव भूगोल। और हमारा जो ब्रह्मांड है साथियों, जो हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड को, हम इसी भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं ना, इसी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है ना। ये हो गया आपका भौतिक भूगोल, और इसी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले क्या, ब्रह्मांड। ठीक है। सो भूगोल को दो पार्टों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से, एक भौतिक भूगोल और एक मानव मानव भूगोल। ठीक है। सबसे पहले हम भौतिक भूगोल को हम यानी कि जो ब्रह्मांड है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को हम एक ही साथ पढ़ते थे, है ना, इसे एक ही साथ पढ़ते थे। और कुछ समय पश्चात यहाँ पे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग अलग किया गया, क्योंकि साथियों जब हम भूगोल को पढ़ते थे तो भूगोल में हम सामान्यतः हम मानव का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं मिलता था। हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत वो चाहे नदियाँ हों या फिर पहाड़ हो या पर्वत हो, इनके बारे में हम अध्ययन करते थे। फिर बाद में यहाँ पे परिवर्तन करके क्या किया गया है, इसे मानव भूगोल के रूप में भी पढ़ा जाने लगा, और भौतिक भूगोल के रूप में भी। ठीक है। सो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ते हैं ब्रह्मांड का। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड के अंतर्गत इसके बाद में पढ़ते हैं यहाँ पे खगोल विज्ञान। क्या, खगोल विज्ञान हो गया। इसके बाद में यहाँ पे पढ़ते साथियों भूगणितीय विज्ञान, है ना, गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, है ना, खगोल विज्ञान हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, वो आपको याद रखना है क्या, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। इसके बाद में समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान आ जाता है ना। क्या, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान। ओके, जल विज्ञान हो गया। इसके बाद में यहाँ पे एक जल मंडल, सॉरी, एक मंडल आता है साथियों जिसे कहा जाता है जैव मंडल। ठीक है, कौन सा, जैव मंडल। और ये जो जैव मंडल है साथियों, 3 मंडलों का सह निर्माण होता है, जिसमें कि अगर हम देखें साथियों, ये स्थल मंडल है ना, स्थल मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, है ना। क्या, वायुमंडल। इन तीनों का क्या होता है साथियों, यहाँ पे सहमिश्रण होता है। ठीक है, इन तीनों का क्या होता है, यहाँ पे सहमिश्रण होता है। तो हम अर्थात हम कह सकते हैं कि इन तीनों मंडलों का वह संक्रमण भाग, इन तीनों मंडलों का वह संक्रमण भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है। कहाँ पे, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, ये वाला जो भाग है जहाँ पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। यहाँ पे जैवमंडल का भी जिक्र किया गया है। ठीक, सो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जैवमंडल के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये जैवमंडल के पार्ट होते हैं, सॉरी, ये भौतिक विज्ञान के पार्ट होते हैं। इसके बाद में तो भौतिक भूगोल के पार्ट होते हैं। इसके बाद में मानव भूगोल की अगर हम बात करें सकते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कृषि, खनिज, परिवहन और उद्योग, है ना। यहाँ पे पढ़ते हैं कृषि, खनिज, उद्योग और परिवहन पढ़ते हैं। क्या क्या, कृषि, उद्योग, परिवहन और उद्योग और परिवहन पढ़ते हैं। सो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है साथियों, वो है साइंस का एक पार्ट है जो कि ब्रह्मांड। ठीक है, सो ब्रह्मांड हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, भूगोल के अंतर्गत। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बता दूं साथियों, क्या, कि अगर हम भूगोल के बारे में भी यहाँ पे कुछ थोड़ी जानकारी अगर देख लिए तो बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि भूगोल से वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपके पास में जानकारी होना चाहिए कि हम यहाँ पे भूगोल का जिक्र कर रहे हैं। तो ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे साथियों कि प्राचीन व्यवस्था के आधार पर अगर हम भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ये अगर कहें, सो प्राचीन भूगोल का पिता आपको याद रखना साथियों, प्राचीन व्यवस्थित भूगोल, है ना। क्या, प्राचीन, क्या है, प्राचीन व्यवस्थित, है ना, प्राचीन प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है साथियों, आपको याद रखना है।
भूगोल का पिता का भूगोल का पिता आपको याद रखना है, वो है साथियों इरेटास्थनीज। कौन है? इरेटास्थनीज। ये भी आपको याद रखना है। कौन है? इरेटास्थनीज। ठीक है, कौन है? इरेटास्थनीज। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट अगला देखें साथियों, यहाँ पे आधुनिक आधुनिक यानी कि आधुनिक भूगोल का पिता की अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे, तो आधुनिक भूगोल का जो पिता है वो आप लोगों को याद रखना है। क्या है? आधुनिक आधुनिक भूगोल का जो पिता है वो आपको याद रखना है। क्या है? अलेक्जेंडर। ठीक है, कौन है? अलेक्जेंडर। ठीक है, कौन है? अलेक्जेंडर। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे याद रखना है प्राचीन प्रादेशिक भूगोल अगर पूछ लिया जाए, प्राचीन प्रादेशिक भूगोल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। ठीक है, ओके, कौन है? हिकेटियस। ओके, इसके बाद में आपको याद रखना साथियों आधुनिक आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जो जनक है वो आपको याद रखना है। क्या? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, आधुनिक प्रादेशिक, है ना, आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का अगर पिता पूछ लिया जाए आपसे तो कार्ल कार्ल रिटर है ना। कौन है? कार्ल रिटर। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भूगोल से संबंधित मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चर्चा करने वाले साथियों क्या? ब्रह्मांड की। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है ब्रह्मांड, और ये साइंस का अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे जितने भी मेरे साथी जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 में जिनका मैथ्स हो या साइंस हो, उनका पहला चैप्टर क्या है? ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड को हम बहुत ही अच्छा से यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों किसका? ब्रह्मांड का। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले क्या? ब्रह्मांड। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रह्मांड की ओर चलते हैं। सो ब्रह्मांड में हमने ये देख लिया साथियों। इसके बाद में हम यहाँ पे समझते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, है ना। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि साथियों आपको पता है कि ब्रह्मांड के बारे में आपको बहुत सारे ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है, और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी इसका बहुत पहले से जिक्र करते आए हुए हैं, और बहुत सारे ग्रंथों में भी इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार यदि हम भारत की बात करें साथियों, भारत के हिसाब से अगर हम देखें, सो भारत के हिसाब से मान्यता यह मिलता है, या यहाँ माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो निर्माण है एक, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण जो है ब्रह्मा के एक अंश मात्र से हुआ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक तर्क या वैज्ञानिक सहमति न होने के कारण इस परिभाषा को क्या? सार्वभौमिक नहीं माना जाता है ना, सार्वभौमिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पे देखने वाले हैं ब्रह्मांड को। सो ब्रह्मांड का अगर हम सामान्यतः बात करें साथियों, इसे आप नोट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, सो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते साथियों, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? ब्रह्मांड को। ठीक, ओके, ब्रह्मांड। सो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो सामान्यतः ब्रह्मांड को दो पार्टों में बांटा जाता है, अर्थात हम दो पार्टों में इसे बांटकर समझ सकते हैं। पहला हम देखेंगे साथियों, पहला पार्ट इसका देखने को आपको मिलता है कौन सा? दृश्य। कौन सा? दृश्य, और एक अदृश्य। अदृश्य नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है साथियों कि दोनों का अर्थ क्या निकल सकता है, और अर्थ में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। ठीक है, सो दृश्य, दृश्य मतलब जिसे हम क्या कह सकते हैं साथियों, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप देख सकते हो उसे कहा जाता है दृश्य, अर्थात हम कह सकते हैं पदार्थ, है ना, पदार्थ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं आप लोगों से बोलूँ कि अदृश्य, है ना, क्या? अदृश्य,
अदृश्य, अदृश्य मीन्स हम कह सकते हैं कि जिसे हम देख नहीं सकते। अर्थात मैं यहाँ पे उदाहरण ले सकता हूँ, क्या, हवा, है ना। हवा को आप देख नहीं सकते हैं, है ना। हवा को आप देख नहीं सकते, लेकिन एक एनर्जी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। एक क्या किया जाता है, ऊर्जा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि यहाँ इसका सहमिश्रण अर्थात दृश्य और अदृश्य का सहमिश्रण ही क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहीं पे हम चर्चा करते हैं साथियों, क्या आपने अंतरिक्ष नाम सुना होगा, अंतरिक्ष नाम सुना होगा। अंतरिक्ष क्या होता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में विभिन्न खगोलीय पिंड, पिंड में पदार्थ पाए जाते हैं ना। क्या पाए जाते हैं, ब्रह्मांड में विभिन्न खगोलीय खगोलीय पदार्थ, पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खगोलीय पदार्थ पाए जाते हैं, विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो खगोलीय पिंडों का वह खाली स्थान, है ना, अंतरिक्ष क्या कहलाता है, दो पिंडों का वह खाली स्थान, वह खाली स्थान जिस यानी कि वह खाली स्थान जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। सो मैं अंतरिक्ष को आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ साथियों कि अंतरिक्ष क्या होता है, ठीक है। सो अंतरिक्ष के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को हम कह सकते हैं साथियों ब्रह्मांड, यानी कि क्या क्या कह सकते हैं, दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, है ना। ये कोई पिंड है आपका, ये कोई पिंड है ना, और एक ये पिंड है, ठीक है। सो इनके मध्य के यानी कि इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच का जो खाली स्थान होता है ना, इनके बीच का जो खाली स्थान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों, दो खगोलीय, दो खगोलीय पिंड का वह खाली स्थान, पिंड का, पिंड का वह खाली स्थान, है ना, पिंड का वह खाली स्थान, वह खाली स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। पिंड का वह खाली स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कहलाता है। ये पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, ओके। ये पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों, ये तो अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट भी है साथियों कि आपको ये भी ये याद रखना है कि अंतरिक्ष में अगर हम देखें साथियों, ऐसे सामान्यतः अगर हम देखें तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में या हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में ऐसा कोई खाली जगह नहीं है, खाली जगह नहीं होता है। किसी न किसी वस्तु से क्या होता है, किसी न किसी वस्तु से भरा रहता है ना, किसी न किसी वस्तु से भरा रहता है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे और चर्चा करते हैं साथियों, क्या यहाँ पे और चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम देखें साथियों खगोलीय यानी कि अंतरिक्ष की अगर बात करें, अंतरिक्ष की हम बात करें तो खगोलीय पिंडों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। ये हमने देख लिया। अब अंतरिक्ष के आधार पर ही यानी कि स्थिति के आधार पर ही हम कितने अंतरिक्ष को 5 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे अंतरिक्ष का जिक्र कर रहे हैं, अंतरिक्ष को हमने समझने का प्रयास किया, सो हम अंतरिक्ष के कुछ प्रकार भी देख लेते साथियों। और अंतरिक्ष को स्थिति के आधार पर है, अंतरिक्ष को स्थिति के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है ना। कितने, 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सो 5 वर्गों में बांटा गया है। पहले हम देख लेते हैं। पहला होता है साथियों जियो स्पेस। क्या होता है पहला, आपको याद रखना है, जियो, जियो स्पेस, ठीक है। क्या है, जियो स्पेस, ओके। जियो स्पेस, जियो स्पेस क्या होता है, जियो स्पेस पृथ्वी की सतह से, है ना, क्या। सो आपको याद रखना है क्या है, पृथ्वी की सतह से, है ना। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर तक का भाग, है ना। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर तक का
जो भाग होता है वो कहलाता है जियो स्पेस, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट अगला पॉइंट पे आपको याद रखना है सेकंड पॉइंट पे एक और एक टाइप होता है जैसे सिस लूनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस लूनर, है ना। क्या कहा जाता है? सिस लूनर, है ना। सिस सिस लूनर, है ना। सिस लूनर स्पेस, सिस लूनर स्पेस, ठीक है। सिस लूनर स्पेस की अगर हम बात कर सकते हो, सिस लूनर स्पेस क्या होता है? सिस लूनर स्पेस अर्थात पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर, है ना, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की सतह से हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक के, यानी कि चंद्रमा तक के मध्य का जो भाग होता है उसे कहा जाता है सिस लूनर, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से प्रति चंद्रमा तक के मध्य का भाग, यानी कि से चंद्रमा के मध्य का जो भाग होता है ना, मध्य का जो भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिस लूनर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे हम देख सकते हो। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? हेलो स्पेस, है ना। एक क्या है? हेलो, क्या है? हेलो स्पेस, ठीक है। इन्हें नोट करते हुए चलना है। हेलो स्पेस क्या होता है? सो हेलो स्पेस की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, सो हेलो स्पेस क्या होता है? हेलो स्पेस यह सूर्य से चुंबकीय प्रभाव, है ना, सूर्य से चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र का भाग होता है। सूर्य से चुंबकीय प्रभाव का भाग होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे आपको याद रखना है, फोर्थ पॉइंट पे क्या? फोर्थ पॉइंट पे आपको याद रखना है इंटर स्टेलर, ठीक है। क्या है? इंटर स्टेलर, स्टेलर दो आकाशगंगों के मध्य का भाग। आकाशगंगाओं के मध्य का भाग होता है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है? इंटर गैलेक्टिक स्पेस, इंटर क्या है? इंटर गैलेक्टिक स्पेस। इंटर गैलेक्टिक स्पेस क्या होता है? तो यह तो सॉरी यहाँ पे ये आपको अच्छे से ध्यान देना है साथियों। ये जो है दो आकाशगंगाओं के मध्य का दूरी नहीं है, ये क्या है? दो तारों के मध्य का दूरी होता है। क्या होता है? दो तारों के मध्य का दूरी। दो तारों के मध्य का दूरी, ठीक है। दो तारों के मध्य का दूरी। इसके बाद में इंटर गैलेक्टिक स्पेस क्या होता है? दो आकाशगंगाओं के मध्य का दूरी। मध्य का दूरी, ओके। इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है क्या? इंटर गैलेक्टिक स्पेस हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे 5 हमने टाइप देखे, ठीक है।
जियो स्पेस जो कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर तक का जो भाग होता है जियो स्पेस कहलाता है। सिस लूनर जो कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से चंद्रमा तक के, चंद्रमा के मध्य का जो भाग होता है वो सिस लूनर कहलाता है। हेलियो स्पेस, हेलियो स्पेस क्या होता है, सूर्य से चुंबकीय प्रभाव का जो भाग होता है उसे हेलो स्पेस कहा जाता है। इंटर स्टेलर स्पेस, इंटर स्टेलर स्पेस ये दो तारों के मध्य का दूरी होता है। और इंटर गैलेक्टिक स्पेस यानी कि दो आकाशगंगाओं के मध्य का जो भाग होता है उसे इंटर गैलेक्टिक स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। यहाँ पे सबसे पहले वैज्ञानिक आता है तो क्या, क्लेडियस टॉलमी है ना, क्लेडियस टॉलमी। क्लेडियस क्लेडियस टॉलमी। और इन्होंने क्या बताया, क्लेडियस टॉलमी ने क्या बताया, सबसे पहले क्लेडियस टॉलमी ने क्या बताया, तो आपको यहाँ पे क्लेडियस टॉलमी बताते हैं, क्लेडियस टॉलमी क्या बताते हैं कि ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड जो है, यानी कि ब्रह्मांड जो है कैसा है, ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित है अर्थात भू केंद्रित है। ये सिद्धांत इन्होंने, क्लेडियस ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या बताया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र पर कौन है, संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र पर इन्होंने क्या बताया था, कौन है, संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र पर पृथ्वी स्थित है। कौन है, पृथ्वी है। कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी है। और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर अन्य ग्रह के कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, क्लेडियस के द्वारा कहा गया था। और यह लगभग 1,500 साल तक यही हम मानते रहे, यही मानते रहे। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे कथन जो है निकोलस के द्वारा कहा गया था। लेकिन निकोलस को देखने से पहले आपको पता होगा साथियों कि यहीं पे एक सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। और आर्यभट्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया था साथियों कि जो है पृथ्वी नहीं, यानी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है बल्कि सूर्य है ना। इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने एक सूर्य सिद्धांत में क्या बताया था, 6वीं शताब्दी में ही इन्होंने, आर्यभट्ट ने क्या किया था साथियों, यहाँ पे एक पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया था कि पृथ्वी की परिक्रमा, यानी कि क्या, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन उनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यहीं पे जो है आर्यभट्ट के द्वारा क्या कहा गया था, आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांतिका में, है ना, कब, सूर्य सिद्धांतिका में 6वीं शताब्दी में ही उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने क्या कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु पृथ्वी नहीं है बल्कि कौन है, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। और पृथ्वी सहित संपूर्ण जो जितने भी ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था, आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में से मान्यता नहीं दिया गया था। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं क्लेडियस के बाद में नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आता है जिसका नाम यहाँ पे है निकोलस, है ना। निकोलस क्या है, निकोलस। और निकोलस ने क्या बताया साथियों, निकोलस ने क्या बताया, निकोलस ने क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है सूर्य, यानी कि ब्रह्मांड जो है सूर्य जो है, ब्रह्मांड जो है सूर्य मुख्य बिंदु है, यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कौन सा है, सूर्य है। और सूर्य के केंद्र में, यानी कि सूर्य जो है केंद्र में स्थित है, ना कि पृथ्वी है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, निकोलस के द्वारा कहा गया था। और इन्होंने क्या कहा साथियों कि इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु किसे माना, इसने माना
सूर्य को, है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु के समान सूर्य को माना, है ना, सूर्य को माना। सो निकोलस के द्वारा यही कहा गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु पृथ्वी नहीं बल्कि कौन है, सूर्य है ना, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। और इसके चारों ओर अन्य ग्रह क्या कहते हैं, इसके चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो निकोलस के द्वारा कहा गया था। ये भी आपको याद रखना है। और यह संकल्पना जो है, यह संकल्पना बहुत बहुत ही परिवर्तन लाती है। क्यों, इसका भी एक कारण रहा है साथियों, क्योंकि कोपरनिकस सब भारत नो कोपरनिकोस निकोलस ने जब इसका अध्ययन किया था तो उस समय यहाँ पे यह संकल्पना बहुत परिवर्तन लाती है। क्योंकि कोपरनिकस जब आया था और ये जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, उस समय पे क्या होता है, यूरोप में, है ना, यूरोप में पुनः जागरण काल आ चुका था। यूरोप में पुनः जागरण काल आ चुका था, जिसमें कि लोग तार्किक क्षेत्र पर, यानी कि तार्किक रूप से बातें कर रहे थे या तार्किक रूप से बातें करना शुरू कर दिए थे। इससे पहले कि अगर हम इससे पहले अगर देखें साथियों, इससे पहले धार्मिकता पर ज़्यादा विश्वास किया जाता था और धार्मिकता पर ज़्यादा प्रभाव दिया जाता था। इसी कारण इसी वजह से यहाँ पे यह जो संकल्पना है काफ़ी परिवर्तन लाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो क्या है, गैलीलियो। जिसका नाम क्या है, गैलीलियो। और गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किया था। 1609 में एक टेलीस्कोप का निर्माण किया था, निर्माण किया था और उसकी सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। और उन्होंने क्या बताया, ब्रह्मांड का अध्ययन किया और उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में कई तारों, यानी कि उन्होंने कई तारों को देखा। ठीक है, टेलीस्कोप का निर्माण सब 1909 में किया था उन्होंने। और सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम और सर्वप्रथम इनके द्वारा क्या किया था, सर्वप्रथम इनकी सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन कर इन्होंने क्या देखा, ब्रह्मांड में कई तारों को देखा इन्होंने, है ना, ब्रह्मांड में कई तारों को देखा। किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, इसी के बाद में इसने कई तारों को देखने के बाद में इसने कई ग्रहों का भी यहाँ पे ग्रहों की भी खोज किया था। ठीक, सो यहाँ पे इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा बहुत सारे ग्रहों का यहाँ पे खोज किया गया। ठीक है, अब वो कौन कौन से ग्रह थे उनके बारे में आप लोगों को डिटेल से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके द्वारा 7-8 ग्रहों का यहाँ पे खोज किया गया था। ठीक है, तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके द्वारा सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी के इर्द गिर्द हम अगर देखें तो पृथ्वी के इर्द गिर्द अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं ये है, ठीक है, पृथ्वी के साइड में उसने क्या देखा, यहाँ पे शुक्र की खोज किया। और शुक्र के बाद में उन्होंने यहाँ पे बुध को देखा, यहाँ पे क्या देखा, बुध को देखा। इसी के बाद में इन्होंने यहाँ पे मंगल और बृहस्पति और उसके बाद में शनि, है ना। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, शनि की खोज किया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इसका जो दूरबीन है वो काम कर नहीं पाया, है ना। इसके बाद में इसका जो दूरबीन है वो काम नहीं कर पाया।
इसीलिए इसका जो कार्य है यहीं तक, इसकी जो खोज है यहीं तक रही। इसके बाद में अगला वैज्ञानिक आता है ना। तो इनके द्वारा क्या किया था, गैलीलियो के द्वारा इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम एक टेलीस्कोप का निर्माण किया था। इन्होंने क्या किया था, एक टेलीस्कोप का निर्माण किया था, और इन्हीं टेलीस्कोप के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे तारे एवं ग्रहों को देखा, और जिसके तहत उन्होंने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन ग्रहों को देखा। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इसका जो दूरबीन है वो काम नहीं कर पाया। इसके बाद में और एक नया अगला वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है विलियम हर्शेल। क्या है, अगला वैज्ञानिक आता है विलियम हर्शेल। और विलियम हर्शेल सन 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में आए, और इन्होंने भी अपनी दूरबीन बनाई, और दूरबीन के माध्यम से इन्होंने क्या पता किया, इन्होंने यह पता किया कि हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी का क्या है, हमारा जो सौरमंडल है एक गैलेक्सी का, हमारा जो सौरमंडल है एक गैलेक्सी का क्या है, एक छोटा सा अंश मात्र है, एक छोटा सा अंश मात्र है। ऐसा किसने कहा था, तो आपको याद रखना है, ये कथन कहा था विलियम हर्शेल के द्वारा। ठीक है, विलियम हर्शेल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो विलियम हर्शेल ने सन 1805 में इन्होंने एक अपनी दूरबीन बनाई, और दूरबीन बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया, एक दूरबीन बनाया है ना। क्या किया इन्होंने, एक दूरबीन बनाया। ठीक है, अपने एक दूरबीन बनाया, और दूरबीन से यह पता लगाया कि हमारा सौरमंडल एक, दूरबीन से क्या बताया इन्होंने, दूरबीन बनाया, और इससे इन्होंने पता किया, इससे दूरबीन से इन्होंने पता किया कि हमारा जो सौरमंडल है ना, हमारा जो सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है गैलेक्सी का एक अंश मात्र है। इन्होंने क्या कहा, गैलेक्सी का एक अंश मात्र है ना, अंश मात्र है। ये विलियम हर्शेल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, विलियम हर्शेल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और इन्होंने साथ ही साथ एक ग्रह की खोज किया था इन्होंने। ठीक है, कौन सा ग्रह, अरुण ग्रह। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पे अरुण ग्रह की खोज की जाती है। सो अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था, विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, विलियम हर्शेल के द्वारा कौन सा अरुण, यहाँ पे अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था, सो अरुण ग्रह की खोज किसके, विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है पी हब्बल, है ना, सॉरी एडविन हब्बल। क्या है, नेक्स्ट अगले वैज्ञानिक का नाम है एडविन हब्बल। क्या है, एडविन हब्बल। और एडविन हब्बल ने क्या बताया साथियों कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता जा रहा है ना। उन्होंने क्या बताया, ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता जा रहा है, अर्थात ब्रह्मांड का जो व्यास है निरंतर वृद्धि, यानी कि ब्रह्मांड के व्यास में निरंतर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक, उन्होंने क्या बताया, ब्रह्मांड का निरंतर क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का निरंतर वृद्धि, या फिर हम कह सकते हैं विस्तार हो रहा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन कहा गया था पी हब्बल के द्वारा। और आपको एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना चाहती हूँ। ठीक है, ये हो गया पी हब्बल। इसके बाद में क्या होता है, इसी के बाद में हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आप क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति। सो आपने यहाँ पे मैंने जितने भी वैज्ञानिकों का नाम बताने का प्रयास किया साथियों, आपने सबको अच्छे से नोट करते हुए चलाऊंगा। हमने क्या देखा, सबसे पहले क्लेडियस टॉलमी को देखा, और क्लेडियस टॉलमी ने क्या बताया था कि क्लेडियस टॉलमी ने क्या बताया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु किसे माना था, इन्होंने पृथ्वी को माना था, है ना। क्लेडियस ने क्या माना था, पृथ्वी को माना था। इन्होंने क्या पृथ्वी को माना था,
इसी के बाद में नेक्स्ट अगला निकोलस आता है और उन्होंने क्या बताया, निकोलस ने क्या बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य को माना इन्होंने, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला गैलीलियो आता है और गैलीलियो ने सन 1909 में इन्होंने एक टेलीस्कोप का निर्माण किया और सर्वप्रथम इन्होंने बहुत सारे तारों को देखा और उसी टेलीस्कोप के माध्यम से इन्होंने कुछ ग्रहों का यहाँ पे खोज करता है, ठीक है। सो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति का इन्होंने क्या किया, खोज किया। इसके बाद में क्या होता है, इनका जो दूरबीन है ये काम नहीं कर पाया। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आता है जिसका नाम विलियम हर्शेल है और विलियम हर्शेल ने सन 1805 में इन्होंने भी एक दूरबीन बनाया और दूरबीन के माध्यम से इन्होंने सौरमंडल का अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने क्या बताया साथियों कि इन्होंने क्या बताया कि दूरबीन के माध्यम से इन्होंने अध्ययन करके क्या बताया कि जो हमारा जो सौरमंडल है गैलेक्सी का एक अंश मात्र है, गैलेक्सी का एक अंश मात्र है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एक अरुण ग्रह की भी खोज किया। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक के बारे में हमने चर्चा किया यहाँ पे कौन सा, एडविन हब्बल, ठीक है। तो एडविन हब्बल ने क्या किया, ब्रह्मांड का इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार एवं वृद्धि होता जा रहा है, ठीक है। इसी के बाद हमें यहाँ पे देखने वाले है पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना। सो पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति सामान्यतः हम दो प्रकार से देखते हैं और दो सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं। कौन सा, चिर संवत सिद्धांत और एक आधुनिक आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। कौन कौन सा, चिर संवत सिद्धांत है ना, चिर क्या है, चिर संवत सिद्धांत है ना, चिर संवत सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसी का आधुनिक सिद्धांत, है ना, आधुनिक सिद्धांत। चिर संवत सिद्धांत साथियों ये धार्मिकता पर आधारित है, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है ना, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। यहाँ पे वैज्ञानिकों का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है ना। ये कैसे, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। और आधुनिक की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पे वैज्ञानिक, है ना, कैसा है, वैज्ञानिक मान्यता पर आधारित है और पृथ्वी की उत्पत्ति इसी के आधार पर यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं साथियों यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, बिग बैंग सिद्धांत, है ना, बिग बैंग सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के माध्यम से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें यह जानकारी मिलती है। सो बिग बैंग सिद्धांत की अगर बात कर सकते हैं तो बिग बैंग सिद्धांत जो है इसका इस सिद्धांत का जिक्र किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा सन 1960 में किया गया था, है ना। बिग बैंग सिद्धांत अर्थात हम कह सकते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, है ना, क्या महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत कब, 1960 में किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या बताया था साथियों कि इन्होंने क्या बताया था कि एक ऐसा बिंदु था, है ना, एक ऐसा, इन्होंने क्या बताया कि इस महाविस्फोट सिद्धांत के इन्होंने क्या बताया साथियों कि पूरा जो ब्रह्मांड है ना, पूरा जो ब्रह्मांड है एक ही पदार्थ से बना हुआ है। इन्होंने क्या कथन कहा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है ना, पूरा जो ब्रह्मांड है एक ही ब्रह्मांड जो है एक ही पदार्थ से बना है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा कहा गया था, है ना, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा कहा गया था, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा कहा गया था। ये आपको याद रखना है। क्या होता है साथ में जब भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कोई एक बिंदु है, ठीक है, कोई एक पदार्थ है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, जब भी किसी भी फैली हुई वस्तु को, जब भी किसी फैली हुई वस्तु को एक
एक ही केंद्र में लाकर, एक ही केंद्र में लेकर आते हैं, एक ही केंद्र में लेकर आते हैं, और उसमें अगर हम देखें साथियों, एक ही केंद्र में लेकर आते हैं, तो उसका जो घनत्व है, उसके घनत्व में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। और एक ऐसा, यानी कि एक निश्चित घनत्व, घनत्व के बाद में, एक निश्चित घनत्व के बाद में उसकी जो वृद्धि है वो कैसे हो जाती है, रुक जाती है। वह वृद्धि कैसे हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक घनत्व कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक घनत्व कहते हैं। क्रांतिक घनत्व क्या कहते हैं, क्रांतिक घनत्व कहते हैं। क्रांतिक घनत्व कहते हैं, कि जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक घनत्व कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक घनत्व कहते हैं। अब क्या होता है साथियों, इसमें इतना दबाव पड़ा है ना, इसमें इतना, यानी कि इसमें इतना दबाव हुआ है, जिससे कि क्या हुआ, इसमें यहाँ पे एक विस्फोट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या होगा, यहाँ पे विस्फोट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विलक्षणता कहते हैं, विलक्षणता कहते हैं। और यहाँ विस्फोट जो है 13.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था, 13.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। 13.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो क्या हुआ, जब इसका विस्फोट हुआ है ना, जब इसका विस्फोट हुआ तो ये क्या, छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हुआ, ये छोटे छोटे कणों के रूप में बिखर गया है ना, छोटे छोटे कणों के रूप में बिखरा, जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं, और यही जुड़कर आगे परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, यही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर, है ना, मिलकर, यह हम कह सकते हैं, जुड़कर क्या करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं। किसका, परमाणु का निर्माण करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसका अपना क्या होगा, जिसका अपना द्रव्यमान होगा। ठीक है, क्या होगा, जिसका अपना द्रव्यमान होगा। ठीक है, जिसका अपना द्रव्यमान होगा। ठीक है, यदि द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो कि द्रव्यमान हो गया, ये याद रखना है। जिसमें कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों, समस्थानिक, अलग अलग समस्थानिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको H1 समस्थानिक, H2 समस्थानिक और H3 समस्थानिक है। मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। H2 और H3 है ना, H2 H3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका अलग अलग नाम यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग नाम क्या है, इससे कहा जाता है, H1 को कहा जाएगा हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है इसे, हाइड्रोजन कहा गया। और इसको H2 को क्या कहा गया है, ड्यूटीरियम, है ना। क्या कहा गया इससे, ड्यूटीरियम, क्या है, ड्यूटीरियम। ठीक है, ओके, ड्यूटीरियम कहा गया, और इसे ट्राइटियम कहा गया। ठीक है, ट्राइटियम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्यों साथियों, आपस में जुड़ने लगे, और उसमें एक क्या हुआ, उसमें एक हीलियम का निर्माण हुआ। क्या हुआ, हीलियम का निर्माण हुआ। तो हीलियम का जब निर्माण हुआ तो उसमें भारी मात्रा में क्या हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुआ, भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपस में जुड़ने से क्या होगा, जब आपस में इनके जुड़ने से द्रव्यमान बना, परमाणु से द्रव्यमान बना, जिसका अपना भार होता है। ठीक है, भार होता है। जब ये आपस में जुड़े, और आपस में जुड़ने से क्या हुआ, इनमें हीलियम का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हीलियम का निर्माण होता है ना, हीलियम का निर्माण होता है। और हीलियम का निर्माण हुआ, हीलियम का निर्माण से ही भारी ऊर्जा प्राप्त हुई, है ना, भारी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, 1H2 प्लस H2 से क्रिया करके, अर्थात ये हो रहा नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्रिया करके क्या बनाता है, 2He4 प्लस, इस प्रकार यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के बाद में ये जो प्रक्रिया है, लगातार नाभिकीय क्रिया होती रही, है ना, यह प्रक्रिया लगातार होती रही, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, होती रही, और एक
एक चमकदार पिंड का निर्माण होता है धीरे धीरे, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या होगी, लगातार चलती रही, है ना। कैसा रहा, लगातार, यह प्रक्रिया लगातार चलता रहा और एक क्या हुआ, एक पिंड का निर्माण हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक पिंड का निर्माण हो जाता है, एक पिंड का निर्माण हो गया अर्थात हम कह सकते हैं तारे, एक तारे का, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं तारों का निर्माण हो गया, तारों का निर्माण हो गया। और इन तारों की झुंड को ही क्या कहा गया, आकाश गंगा कहा गया। इन तारों के झुंड को ही क्या कहा गया, इन तारों के झुंड को ही, इस प्रकार तारों का निर्माण होता है और इन तारों के झुंड को ही क्या कहा गया, इन तारों के झुंड को ही क्या कहा गया, अब क्या रखना, इन तारों के झुंड को ही क्या कहा गया, आकाशगंगा कहा गया। इन तारों के झुंड को ही क्या कहा गया, आकाशगंगा, है ना। इन तारों के झुंड को ही आकाशगंगा कहा गया, आकाशगंगा कहा गया। यदि हम इन आकाशगंगाओं की अगर हम बात करें साथियों, तो आकाशगंगाओं का जो आकार है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा, मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं आकाशगंगा की अगर हम बात करें। तो एक होता है सर्पिलाकार और एक होता है चक्रीकार, है ना। सर्पिलाकार और चक्रीकार, हम कह सकते हैं चक्रीकार या दीर्घवृत्तीकार, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी में हमारी गैलेक्सी किसमें है, इसी में हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा में हमारी क्या है, गैलेक्सी है, ठीक है। और इसी के बाद में आपको अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहती हूँ क्या, कि यहाँ पे आपको लाइमन अल्फा फ्लॉप्स, जो कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी मानी जाती है ना, कौन सा, लाइमन अल्फा क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइमन लाइमन अल्फा, है ना। लाइमन अल्फा जो है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है ना। यह कैसी है, सबसे बड़ी बड़ी सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी गैलेक्सी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एंड्रोमेडा जो है हमारी गैलेक्सी के सबसे समीप की गैलेक्सी है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे हम अगर मंदाकिनी की बात कर सकते हो, जिससे मंदाकिनी की अगर हम बात करें, जिससे दुग्ध मेघला भी कहा जाता है, जो कि हमारा सौरमंडल जो है इसी आकाशगंगा में स्थित है, ठीक है। इसी आकाशगंगा में स्थित है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, इसको हम पुनः फिर से देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आकाश गंगाओं को देखने वाले हैं, ठीक है। सो आकाश गंगाओं के बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यहाँ पे आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। सो आकाशगंगा के मुख्यतः हम प्रकार की अगर हम बात कर सकती हूँ, या इसके आकार की अगर हम बात कर सकते हो, सो दो प्रकार से हमने देखा कि एक सर्पिलाकार और एक क्या, चक्रीकार, ठीक है। एक सर्पिलाकार और एक चक्रीकार, जो कि मैंने शुरू स्टार्ट में आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों आकाशगंगा की, ठीक है। सो आकाशगंगा मुख्यतः दो प्रकार से देखिए, और आकाशगंगा को अगर हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों, मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं पुनः आप लोगों को आकाशगंगा के बारे में अच्छा से बता देता हूँ, ओके। सो ये आप देख पा रहे होंगे साथियों, जो आकाशगंगा है ना, ये आकाशगंगा कैसा है, सर्पिलाकार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कैसा है, सर्पिलाकार है, ठीक है। कैसा है, सर्पिलाकार है। और यहाँ पे जो हमारा जो क्या है, सूर्य है, सूर्य आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे हैं, अन्य जो ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, इसका क्या है, सूर्य का चारों ओर क्या कहते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमारा जो सौरमंडल है उसको देखिए, ठीक। इसके बाद में अगर हम सौरमंडल की बात कर सकते हो, सॉरी, इसके बाद में अगर हम यहाँ पे आकाशगंगा की अगर बात कर सकते हो, तो आकाशगंगा के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक एक को देखते हैं हम यहाँ पे। आकाशगंगा कुछ इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार मान सकते हैं हम।
ओके, इस प्रकार का, ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या है, सूर्य है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य है और इसका जो केंद्र बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं, वल्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वल्ज कहते हैं, वल्ज, जिसे हम वल्ज कहते हैं। और ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, व्यास कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और ये व्यास कितना है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, सूर्य, ये है सूर्य। और सूर्य के जस्ट जो ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों, क्या, यहाँ पे एक तारा है ना। एक तारा है जिसका क्या नाम है, ट्रैक्शिमा। क्या है, ट्रैक्शिमा। तारे का नाम क्या है, फ्रैक्शिमा, ठीक है। तारे का नाम क्या है, फ्रैक्शिमा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। इसके बाद में यहाँ पे आपको और एक तारा देखने को मिलेगा, और एक तारा देखने को मिलेगा जिसका नाम है साइरस, है ना, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या है, साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉग स्टार, डॉग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमें एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रैक्सिमा की, ठीक है। तो फ्रैक्सिमा की जो दूरी है साथियों, फ्रैक्सिमा की जो दूरी है वो कितना है, फ्रैक्सिमा की जो दूरी है वो आपको याद रखना है 4.3, 4.3, 4.3 प्रकाश वर्ष, ठीक है। 4.3 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें साथियों साइरस की, है ना, साइरस जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, या पृथ्वी से कितना है, पृथ्वी से 9 गुना वर्ष दूरी पर है, ठीक है। पृथ्वी से कितना, पृथ्वी से अगर हम देखें तो 9 गुना प्रकाश वर्ष की दूरी पर है कौन, साइरस, ठीक है। इसी के बाद में आपको याद रखना है इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान सूर्य से कितना है, ये जो साइरस है ना, आपको ये जो दिखाई दे रहा है साइरस, है ना, ये साइरस, इसकी जो इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है सूर्य से कितना है, द्रव्यमान सूर्य से 20 गुना है। द्रव्यमान जो है सूर्य से कितना है, सूर्य से 20 गुना द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, 20 गुना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, जो कि आपको नोट करते हुए चलना है, क्या, कि यह सबसे चमकीला, क्या है, सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा है, ठीक है, सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। इसी के बाद पे मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया था साथियों कि यहाँ पे हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के पास में ही एक ग्रह है, सॉरी और एक दूसरा सौरमंडल है जिसका नाम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जिसका नाम क्या बताया था साथियों, एड्रोमेडा, है ना, जिसका नाम क्या बताया था, एड्रोमेडा, है ना, जिसका नाम क्या बताया, एड्रोमेडा, जिससे क्या जाता है, देवयानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवयानी, है ना, जिसे देवयानी भी कहते हैं, देवयानी भी कहा जाता है, ठीक है। और यह पड़ोसी आकाशगंगा है। क्या है, पड़ोसी आकाशगंगा है, पड़ोसी आकाशगंगा है, ठीक है। पड़ोसी आकाशगंगा ही आपको याद रखना है, ठीक है। आकाशगंगा है, ठीक है, पड़ोसी आकाशगंगा है, ओके। ये आपको जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया वो आपको नोट करते हुए चलना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट आप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथियों, वो उन पॉइंटों को भी आपको नोट करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नोट करते हुए चलना है क्या,
सूर्य का जो केंद्र बिंदु यानी कि सूर्य वज्र का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? सूर्य जो है वज्र का, अर्थात हम अगर देखें साथियों, इस वज्र की बात कर रहा हूँ मैं, इस वज्र का सूर्य जो है कितने समय में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें साथियों, चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष है ना, कितना? 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। और इसका जो चाल की अगर बात कर सकते हो, इसका चाल कितना है? 250 किलोमीटर, ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात कर सकते हो ओरियन नेबुला की, सो ओरियन नेबुला यहाँ हमारी आकाशगंगा के, ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला एवं शीतल तारों का समूह है ना। अगला पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, ओरियन नेबुला है ना। ओरियन नेबुला क्या है? यह हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला है ना, चमकीला कैसा? सबसे चमकीला और शीतल तारों का समूह है। शीतल तारों का समूह है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा, मिल्की वे यहाँ हमारे आकाशगंगा में श्वेत चमकीले तारों का समूह है ना। मिल्क वे क्या है? हमारे आकाशगंगा में श्वेत तारों का क्या होता है? श्वेत तारों का समूह है, ठीक है, श्वेत तारों का समूह, ये आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पे हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको यहाँ पे चर्चा कर ले सकते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है क्या? प्लेनेमस की अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या ना, प्लेनेमस क्या साथी? प्लेनेमस हमारे सौरमंडल के बाहर, प्लेनेमस जो है हमारे सौरमंडल के यानी कि प्लेनेमस जो है हमारे सौरमंडल के एक जैसे दिखाई देने वाले, सौरमंडल के बाहर एक जैसा दिखाई देने वाले दो पिंड है जिन्हें हम जुड़वा पिंड भी कहते हैं, ठीक है। प्लेनेमस क्या है? हमारे सौरमंडल से बाहर, मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ साथियों, हमारे सौरमंडल के बाहर है ना, सौरमंडल के बाहर एक जैसे दिखाई देने वाले, कैसे? एक जैसे दिखाई देने वाले दो पिंड है ना, क्या है? दो पिंड है जिन्हें जुड़वा पिंड भी कहा जाता है। क्या है? जिन्हें जुड़वा पिंड क्या कहा जाता है? जुड़वा पिंड कहा जाता है, ठीक है, ये आपको नोट करते हुए चलना पड़ेगा। उसके बाद में रैली का आकाशगंगा है, क्या है? रैली का आकाशगंगा, यह आकाशगंगा हमारे आकाशगंगा से आकार में कैसा है? एक रैली का आकाशगंगा है, जो कि आपको नोट करते हुए चलना होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है? रैली का आकाशगंगा है, ठीक है, रैली का आकाशगंगा है। यह क्या है? यह आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा से है ना, हमारी आकाशगंगा से आकार में कैसा है? 1/4, 1/4, 4 भाग है, कैसा? 1/4 भाग है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, किंतु इसमें तारे जो है हमारे आकाशगंगा से कैसे है? दुगने हैं। लेकिन तारे हमारे
आकाश गंगा से कैसे है? दुगने हैं, ठीक है। आकाश गंगा से कैसे है? दुगने ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में आपका नेक्स्ट अगला पॉइंट है, आपको क्या याद रखना है, जो कि मेन जो पॉइंट है उनको मैं नोट करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट अगला पॉइंट भी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। क्या कि सुपर क्लस्टर क्या होता है? सुपर क्लस्टर आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है, ठीक है। सुपर है ना, सुपर क्लस्टर क्या होता है? सुपर क्लस्टर आकाश गंगाओं के समूह को कहा जाता है सुपर सुपर क्लस्टर कहा जाता है, ठीक है। सुपर क्लस्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और यही सुपर क्लस्टर यह तक का खोजा गया कि सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है यह अब तक का खोजा गया है ना, यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है ना, सबसे बड़ा है, ठीक है। बड़ा सुपर क्लस्टर है, नोट करते हुए चलना पड़ेगा। सुपर क्लस्टर है जिसका एक उपनाम दिया गया है, क्या? सरस्वती, है ना, जिसका उपनाम क्या दिया गया है? सरस्वती दिया गया है। और ये हमारे आकाशगंगा के यानी कि हमारे आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, ठीक है। ये हो गया साथियों, ये हमने ब्रह्मांड के बारे में हमने यहाँ पे पूरा डिटेल से देखा साथियों। इसके बाद में हम यहाँ पे देखने वाले हैं तारों का जीवन चक्र कल, ठीक है। सो तारों का जीवन चक्र हम नेक्स्ट अगले क्लास में देखने वाले हैं, ओके। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगली क्लास देखने वाले हैं तारों का जीवन चक्र, ठीक है। सो नेक्स्ट अगली क्लास में भी आप ज़रूर आइए साथियों और इस क्लास का आनंद लीजिए। और मैं जितना भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए साथियों, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैंने बहुत मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों को बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। और उसके बाद में जब हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे साथियों, क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि ये मान लीजिए कि 99% जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को नोट्स भी देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, है ना। और नोट्सों को देखते हुए भी चलना होगा, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।